Hello everyone, it's me Mohan and you are watching BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस के नोट्स बनाते होंगे, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं, और मेरा यही उद्देश्य होता है कि आप सभी लोग मेरी बात मानें और अपने नोट्स बनाएं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी एंड दैट वन इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको SCI शॉर्ट फॉर्म में, हिंदी में इसको सर्वोच्च न्यायालय, या आप एक और नाम से भी लिख सकते हैं इसको उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्च हाई कोर्ट हो जाता है, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। तो ये आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये लेक्चर फर्स्ट होगा। हम सुप्रीम कोर्ट को 2 क्लास में पढ़ेंगे, तो ये लेक्चर फर्स्ट होगा। आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ही आराम से समझिएगा और मैं चीज़ों को ग्राउंड लेवल से लेकर बैकग्राउंड से लेकर चलूँगा, या आप सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँगा इसके बैकग्राउंड से, जैसा कि हर टॉपिक को मैं ऐसे ही कोशिश करता हूँ पढ़ाने की। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये अंग्रेजों द्वारा किसी प्रकार का रिटेन जो था वो फर्स्ट एक्ट था 1773 में। उस समय अंग्रेजों को ज़रूरत पड़ी, ब्रिटिशर्स को ज़रूरत पड़ी एक सुप्रीम कोर्ट की, किसमें आप कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया में, गुलाम भारत में। तो उन्होंने इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 को, और ये डेट थी 26 अक्टूबर, इस दिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इससे कितने फैक्ट हैं और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर अब हम बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप जो इसकी अगर पहले दो तीन चीज़ जानेंगे। पहले प्लेस जानेंगे कि ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, तो वो था कलकत्ता, जिसको आज आप कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो कलकत्ता में हुआ। अब बात आती है कि किस बिल्डिंग में हुआ, तो वो बिल्डिंग थी विलियम फोर्ट बिल्डिंग। ठीक है, इतनी चीज़ें आ गई। अब बात आती है कि इसमें नंबर ऑफ जजेस कितने थे। जैसे आज हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को हम उस समय से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जो नींव है वो 1773 में ही पड़ गई थी। समझ रहे हैं इस बात को। अब बात आती है कि इस समय, किस समय, जब 1774 में जब इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है किसका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो इस समय जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो कितने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1+3। 1+3 का मतलब टोटल 4 जज हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI, कब का, उस समय का। तो एक प्रश्न तो ये हो सकता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी कलकत्ता में जो इस्टेब्लिश हुई थी, वो कौन था। तो उनका नाम आप नोट कर लेंगे, एलिजा इम्फे या इम्प, ऐसे भी आपको कहीं हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा मिल सकता है नाम। तो ये बात हो गई ओवरऑल एक ऐसे बैकग्राउंड की जहाँ से शुरुआत होती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अब देखिए होता क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो इसी के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ती है। अभी तो वो हाई कोर्ट में मैं चीज़ें पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मैं डेट वाइज बात कर रहा हूँ तो 1862 में जाके, 1862 में जाके 3 हाई कोर्ट की भी जो कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट होती है, स्थापना होती है। वो मैं जब आपको हाई कोर्ट पढ़ाऊँगा तब उसमें रिकॉल करूँगा ये चीज़। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी से बता दूँ कि आप सभी लोग उस चीज़ को जानें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो अब हम आते हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब भारत शासन अधिनियम, जो कि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया हूँ। उसमें मैं बताया था कि इसमें ढेर सारी चीज़ों पे और
हमारे भारत का जो संविधान के लगभग 250 आर्टिकल्स इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से लिए गए हैं। तो होता क्या है कि इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अब एक समझ लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां चेंज हो रही थी। अब ये 1774 की इस्टेब्लिशमेंट थी, तो अब नई कोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो 1937 में 1 अक्टूबर को इस्टेब्लिश होती है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि आखिर इसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्यों रखा गया? क्योंकि हम पहले से तो आदी थे, हमें आदत थी सुप्रीम कोर्ट, हम तो बोल भी चुके थे, तो हमें फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? बिकॉज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया संघीय, आप कह सकते हैं कि न्यायालय, भारत का संघीय न्यायालय। इसका अर्थ था कि अगर इसके ऊपर भी कोई अधिकार है किसी कोर्ट का, जैसे हमारे यहाँ पे जब भी आप देख सकते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लास्ट माना जाता है, अभी मैं उसको डिफाइन करूँगा अच्छे से। लेकिन जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसमें एक फेडरल कोर्ट की बात हुई, और इसका ये अर्थ था कि इसके ऊपर भी एक कोर्ट होगी, और वो कोर्ट कौन सी होगी? वो ब्रिटिश की प्रिवी काउंसिल होगी। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं जानेंगे क्योंकि उससे हमें नहीं जानना है। वो प्रिवी काउंसिल थी, इसका मतलब था कि इससे ऊपर भी एक कोर्ट थी, इसीलिए इसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। फर्स्ट थिंग, अब बात आती है कि इसमें नंबर ऑफ जजेस कितने थे और ये कितने जजेस के साथ इस्टेब्लिश हुई थी। तो पहला आप याद रखेंगे, इसमें भी मैं 1+2 फॉर्म में लिख देता हूँ कि फेडरल कोर्ट ऑफ, इसकी जब स्थापना हुई। हाँ, एक और प्रश्न बनता है कि आखिर ये कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ किया गया? जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था ना, विलियम फोर्ड बिल्डिंग में। तो जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी, ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी, हमारे इंडियन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मतलब प्रिंस के चैम्बर या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यहाँ एक स्थान है, उस पर एक बिल्डिंग होगी। उस बिल्डिंग में ही फर्स्ट टाइम कब? 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब बात आती है कि इसमें जो चीफ जस्टिस कौन थे। तो चीफ जस्टिस में हम जो नाम रखेंगे वो नाम आप लोग नोट कर लेंगे इसको, सर मॉरिस, MAU, मॉरिस ग्वेयर या ग्वायर, जो भी आप कहें, क्योंकि इंग्लिश में है, आप इसको अपने सुविधानुसार प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। तो इनके साथ साथ 2 और लोग थे जो इंडियन थे, वो थे SM सुलेमान और एक थे MR जयकर। ये तो नहीं आएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो सकती है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, और यहाँ पे जो चीज़ें मैं, जितनी भी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, हालांकि वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात आती है कि ये जो फेडरल कोर्ट था ये कब तक टिका रहा, क्योंकि अभी हम किस समय काल की बात कर रहे हैं? 1937 की। अब देखिए, जो ये आप इनको कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब FCI। यहाँ पे CJI था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फेडरल कोर्ट के होंगे। अब बात आती है कि इनका टेन्योर कब तक रहा, क्योंकि ये जो थे, ये आप नोट कर लेंगे यहाँ पे 1937 से लेकर 43 तक जो था इनका टेन्योर रहा, इनका कार्यकाल रहा। उस समय कोई एक ऐसा कोई नियम नहीं था कि इतने समय तक के लिए आपको चुना जा रहा है। वो
जो वहाँ गवर्नर जनरल थे उनके हाथ में या ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में रहता था कि किसको कब तक रखना है। अब बात आती है इसके बाद 43 से 47 तक एक और नाम जुड़ता है किसमें, CJI में, वो है पैट्रिक स्पेंस। पैट्रिक स्पेंस। फिर इसके बाद आते हैं आप इस नाम से सभी लोग परिचित होंगे, ये 47 से लेके आप 50 तक रहते हैं। और ये कौन है, ये तीसरे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बनते हैं, वो है हरिलाल जे कानिया। आप सभी लोगों को बता दें कि अब हम इस कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यही कोर्ट, अब वैसे तो न्यू पढ़नी जो थी वो तो 1774 में ही पड़ गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है कौन, सर मौरिक ग्वायर वाला, इसकी जगह अब एक भारतीय को भी मिली, हरिलाल जे कानिया को। अब बताऊं कि जब 14 अगस्त जब पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है, भारत का बंटवारा होता है, कितने स्टार बना लीजिएगा, 14 अगस्त, 14 अगस्त को ही इस कोर्ट का भी पार्टीशन हो जाता है। हालांकि जब ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था तो इसमें पाकिस्तान का क्षेत्र भी आता था उस समय, जो आज जितने भी क्षेत्र पाकिस्तान अलग हो गया वो भी क्षेत्र आता था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को 1947 को इसको डिवाइड कर दिया गया और फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए हो गया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए हो गया। उसी समय हरिलाल जे कानिया को जब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ पार्टीशन के बाद, तब इनको बनाया गया और ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के आखिरी CJI भी थे, चीफ जस्टिस भी थे। आप इतनी चीज़ें नोट करें, फिर हम आगे और भी फैक्ट पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आप अपने वर्तमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 26 जनवरी को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। देखिए 2 प्रश्न आते हैं, ये तो मैं वैसे पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर दूँ। एक बार इम्प्लीमेंट होना कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 नवंबर को ही कर दिया गया था 1949 में। पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट जो था ये 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसी में 2 दिन प्लस कर लेंगे अगर आप, तो आ जाती है 28 जनवरी डेट, और इसी दिन इस्टेब्लिशमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो आज वर्तमान तक चली आ रही है। और इसके जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन होते हैं, हरिलाल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, HJ कानिया। और ये वही HJ कानिया हैं जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के आखिरी CJI थे, चीफ जस्टिस थे। ठीक है, अब बात आती है कि ये इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया, तो जहाँ पे वो मैं आपको बताया पार्लियामेंट में, वहाँ पे ये 1937 से लेकर यहाँ प्रारूप चेंज हो जाता है 50 में, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नई इमारत नहीं बनती है तो ये 1958 तक वहीं पे संचालित होती है, वहीं पे इसकी कार्यवाही होती है जहाँ पे फेडरल कोर्ट की हो रही थी। एक ये चीज़ आ गया। अब ये संस्था संवैधानिक हो गई, क्योंकि संविधान में इसके बारे में दिया गया। किस आर्टिकल में दिया गया, तो जब भी आप इसका नोट्स बनाएंगे अब यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल 124, 124 टू 147, 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया। किस पार्ट में है, तो आप सभी लोगों को पता है यूनियन, और यूनियन किस पार्ट में है, तो वो है पार्ट 5। तो यूनियन पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया। अब हम अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं, या आप दूसरे शब्द में कहिए तो नेचर ऑफ जुडिशरी ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, वो किस प्रकार है। जुडिशरी हिंदी में आप बोलेंगे न्यायपालिका, ये किस प्रकार की है। तो फर्स्ट है कि एकल या इसको इकहरी
इकहरी भी बोलते हैं व्यवस्था है। मतलब हमारे यहाँ पे फेडरल कोर्ट नहीं है। फेडरल, इसके बारे में आपको बता दूँ इकहरी का मतलब क्या होगा, कि जैसे हमारे यहाँ पे जो फेडरल हमारी गवर्नमेंट है कि एक केंद्र में सरकार रहती है और एक राज्यों में रहती है, लेकिन राज्यों की सरकार जो है वो अपने कुछ बहुत सारे ऐसे डिसीजन रहते हैं जिनको लेने में वो स्वतंत्र होती है। लेकिन हमारी न्यायपालिका में क्या है, हमारी न्यायपालिका इसीलिए यूएसए के जुडिशरी जो सिस्टम है उससे डिफरेंट है। यूएसए में क्या होता है, थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, यूएसए में ऐसा होता है कि जो केंद्र के मामले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है और 50 स्टेट्स हैं, तो जो केंद्र के मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ की सेंट्रल कोर्ट देखती है, और जो स्टेट के मामले होते हैं और वहाँ की हाई कोर्ट देखती है, और ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, मैं एक ट्रायंगल बताऊँ तो इससे समझाना आपको अच्छा रहेगा। जैसा कि आपको बता दूं कि ये एक हायरार्की होगी हमारे यहाँ कोर्ट की। एक मान लीजिए लास्ट स्टेज, फिर उसके बाद कुछ ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो ऊपर है पिनाकल पे अपेक्स, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके नीचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट टोटल कितने हैं, 24। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद ये न्याय पंचायत जो गाँव में होती है, ग्राम सभा स्तर पे होती है, ये आ गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ हाई कोर्ट किसी भी प्रकार से अपना जो फैसला है या अपना न्याय है वो स्वतंत्र रूप से देकर हट सकती है। हम संतुष्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और यूएसए में क्या होता है, यूएसए में हाई कोर्ट के बाद अगर आपको ऐसा नहीं होता है कि हाई कोर्ट तक आप फैसले संतुष्ट नहीं है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं। वहाँ की जो सेंट्रल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो केवल सेंट्रल के मामले देखती है। खासकर दो राज्यों के बीच में जो विवाद चले आ रहे हैं या एक तरीके से दूसरे देश से कोई विवाद चला आ रहा है, वैसे मामले को वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसीलिए इसको इकहरी व्यवस्था कहा गया है, और इकहरी व्यवस्था की न्यायपालिका हमारे भारत देश में एग्जिस्ट करती है। तो ये ओवरऑल जो हमने आज बात की है वो एक इंट्रोडक्शन की बात की है, उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल आप याद रखेंगे। जो अगली क्लास होगी हमारी, उस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। उस क्लास में हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे, और जैसा कि आपको बता दें कि जब ये 1950 में जब हमारे यहाँ 28 जनवरी को जब इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं, नंबर ऑफ जजेस वो कितने होते हैं, 1+7, 7 जज होंगे और एक सीजीआई होंगे, ठीक है। तो ये नंबर होगा, इसको भी आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है। तो ये हमने आज जुडिशरी के बारे में बात कर ली, फिर हम 1935 और 1937 का जो फेडरल कोर्ट है उसके बारे में बात की। इससे पीछे हमने 1974, और वो किसके बेसिस पे था, 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट थी वो किसके बेसिस पे थी या उसका आधार क्या था, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग जो पॉइंट मैंने लिखवाया है उसको नोट करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको खुद समझने के लिए इनफ होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।